वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है हम टीडीएस का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। टीडीएस के चैप्टर में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा सेक्शन 192, मतलब टीडीएस ऑन सैलरी। और इसके पहले अगर आपने, वैसे मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं वो नोट्स स्टडी मैट है और कुछ नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि आप रिविजनरी क्लास से स्टडी मैट खोल के देखें। आप चाहे किसी भी चीज़ को, किसी भी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। सिर्फ जो सेक्शन में जो प्रोविज़न दिए हैं उसके मतलब को समझिए और फिर उसके बाद से अपना रिवीजन शुरू करिए। क्या जो भी प्रोविज़न दिए हैं वो आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। बुक आप चाहे कोई भी रेफ़र करें, डज़न्ट मैटर। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी में इसको जहाँ पे ज़रूरत लगेगा मुझे मैं वहाँ पे पढ़ लूँगी, बट मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहती हूँ बिकॉज दैट डजंट मेक सेंस। तो शुरू करते हैं अब हम। अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जो भी, अगर डिडक्टर और डिडक्टी की बात करें तो कोई डिडक्टर, कोई भी जो डिडक्टी होना चाहिए वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकते हैं। और सेक्शन 192 की एक खास बात यह है, एक सेक्शन 192 और एक जो हमारा लॉटरी वगैरह पे जो टीडीएस करता है, ये दो ऐसे सेक्शन है, चाहे लॉटरी हो या फिर गैम्बलिंग वगैरह की हो, ये सारे ऐसे सेक्शन है कुछ जहाँ पे टीडीएस जो डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है वो आती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अदरवाइज जितने भी टीडीएस के सेक्शन हैं वो सारे सेक्शन में जो लायबिलिटी अराइज होती है वो पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर हो जाती है। बट 192 में सबसे पहले बात याद रखना कि जो लायबिलिटी अराइज होती है वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट अराइज होती है। अब है हमारा पहला पॉइंट मैनर ऑफ डिडक्शन का। मैनर ऑफ डिडक्शन में जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो, जैसे हर एक टीडीएस में एक रेट होता है, जो भी टीडीएस का सेक्शन होता है उसमें रेट होता है, बट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई रेट नहीं है। एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ टैक्स इन फोर इन द रेलिवेंट ईयर। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपका 10 लाख का इनकम हुआ, उस पर टैक्स निकलेगा, जो भी स्लैब रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो रेट, स्लैब रेट से आपका टैक्स निकलेगा। और फिर हम एवरेज रेट निकालेंगे एक, और वो स्लैब रेट को ही बोल रहे हैं कि जो रेट इन फोर्स इन द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, उस रेलिवेंट एफवाई में जो भी रेट लग रहा है उस रेट से आपका पहले टैक्स निकल जाएगा आपके टोटल इनकम पे, और फिर हम एवरेज टैक्स रेट निकाल लेंगे और उसी टैक्स रेट से टीडीएस आपका डिडक्ट कर देंगे। दूसरा पॉइंट बोलता है हाउएवर 115 BEC वाले में, आई होप कि आपको ये टेक्निक अच्छे से समझ आ रही होगी, रादर देन कि मैं पूरा टेक्स्ट रीड करूं। ये जैसे मैं एक एक पैरा या फिर जो भी टॉपिक मुझे बताना है वो उठा के मैं बता दे रही हूँ। 115 BAC, यहाँ पे जो है कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स की बात होती है। आपके पास ये ऑप्शन है कि या तो आप टैक्स एज पर 115 BAC ऑप्ट कर लो, या फिर आप ओल्ड स्कीम, ओल्ड रिजिम में जाके अपना टैक्स लगवा लो। तो वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय ये चूज़ करता है कि मैं 115 BAC को चूज़ करूँगा, तो उसे टैक्स रेट के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयर आपका टैक्स काटेगा, तो टैक्स रेट के लिए उसे एम्प्लॉयर को पहले बताना पड़ेगा। एम्प्लॉय इंटेंड टू ऑप्ट, अगर एम्प्लॉय इंटेंड करता है कि मैं ऑप्ट करूँगा, क्या ऑप्ट करूँगा, 115 BAC को ऑप्ट करूँगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा किसी डिडक्टर को। इंटीमेट टू द डिडक्टर मतलब एम्प्लॉयर को इंटीमेट करेगा कि भाई मैं 115 BAC ऑप्ट करने वाला हूँ और मेरा जो टैक्स रेट तुम निकालना ना वो इसी के अकॉर्डिंग निकालना। अगर आप 115 BAC भी ऑप्ट करते हैं, स्टिल उसमें भी एक स्लैब है, आपका जो टैक्स निकलता है वो स्लैब के अकॉर्डिंग निकलता है, और उसके बाद से आपके ऊपर एवरेज रेट निकल के टैक्स टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एवरेज रेट की बात हो रही है। एवरेज रेट बोलता है मीन्स द रेट अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम बाय सच टोटल इनकम। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई भी एवरेज हम निकालते हैं तो ये ऐसे ही निकालते हैं। तो एवरेज रेट अगर आपको निकालना हो तो टोटल टैक्स अपॉन टोटल इनकम, ये जो है आपका एवरेज रेट निकल के आ जाएगा। अब देखो, द कंसेप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन नॉन मैंडेटरी परक्विजिट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 192A। मैं आपको ऐसे ही ये बता देती हूँ, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के बारे में दो चीज़ें लिखी हुई हैं हमारे लॉ में। पहली चीज़ ये लिखी हुई है कि अगर एम्प्लॉयर चाहे तो वो ऑप्ट कर सकता है क्या, कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे मैं ही टैक्स पे कर देता हूँ। हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 192A, दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट द एम्प्लॉयर मे पे दिस टैक्स एट दिस ऑप्शन। एम्प्लॉयर चाहे तो वो ये नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे टैक्स पे कर सकता है इन लिeu ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड सोर्स फ्रॉम सैलरी पेबल टू एम्प्लॉय। बट अगर एम्प्लॉयर ये सोचता है कि चलो मैं नॉन मॉनेटरी परक्विजिट जो मैंने एम्प्लॉय को दिया है ना उस पर मैं ही टैक्स पे कर देता हूँ, तो ये जो टैक्स का एक्सपेंस अराइज हुआ एम्प्लॉयर को, इसका जो डिडक्शन है
वो एम्प्लॉयर को फिर नहीं मिलेगा, इसका डिडक्शन नहीं ले सकता है, मतलब इसको अपने पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकता है, इस टैक्स के एक्सपेंस को पीएनएल में नहीं डेबिट कर सकता है। ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं सिर्फ आपके पास, एक एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एन एम्प्लॉयर बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप रेफर्ड इन सेक्शन 80 80 आपको बता चुकी हूँ मैं। 80 का सेक्शन आप पीछे की वीडियोस में जाके देख लेना, लिखा हुआ है उसके कौन सी वीडियो में 80 है। रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एन इनकम टू द एसएससी बाय वे ऑफ परक्विजिट बीइंग एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर अलॉटेड और ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट और एनी कंसेशनल रेट टू द एसएससी has to deduct or pay as the case may be tax on the value of such perquisite provided to its employee within 14 days from the earliest of the following date। देखो ये बोल रहा है कि अगर कोई एलिजिबल स्टार्टअप है, अगर आप एक एलिजिबल स्टार्टअप हो और आप क्या कर रहे हो, आप बाय वे ऑफ परक्विजिट अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहे हो, आप स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हो या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी शेयर्स दे रहे हो या फ्री ऑफ कॉस्ट और एनी कंसेशनल रेट, मतलब शेयर है आपका 100 रुपये का और आपने एम्प्लॉय को उसे इशू कितने पे किया है, उसे 20 रुपीज़ में इशू किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 80 रुपीज़ हुआ वो क्या हो गया, एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट हो गया। तो अब 80 रुपीज़ पे जो है एलिजिबल स्टार्टअप को टैक्स काटना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। और ये जो है कब काटना पड़ेगा, यही चीज़ बोलिए, विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 14 डेज इस तीनों में से देख लेना, जो भी पहले हो रहा हो उसकी 14 दिन के अंदर टैक्स काट लेना। तो क्या है इसके तीन कौन कौन से कंडीशन है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में आपको वो स्वेट इक्विटी शेयर या फिर जो भी कुछ भी अलॉट हो रहा है, वो अलॉटमेंट के रेलिवेंट असेसमेंट ईयर को देखना, उसके 48 मंथ जैसे ही एक्सपायर होता है उसके 14 दिन के अंदर आप टीडीएस डिडक्ट कर लेना फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और सर्टिफिकेट शेयर बाय द एसएससी। अगर एम्प्लॉय ने उस शेयर को बेच दिया तो उस शेयर को बेचने के 14 दिन के अंदर अंदर आप क्या करना, टीडीएस डिडक्ट कर लेना फ्रॉम द डेट ऑफ एसएससी सीजिंग टू बी एम्प्लॉय। या फिर अगर आपका जो एम्प्लॉय जिसे आपने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया था वो उसने उसने रिजाइन कर दिया, तो उस केस में भी जिस दिन वो रिजाइन कर रहा है उसके 14 दिन के अंदर आप टीडीएस डिडक्ट कर लेना। सच टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड और पेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट इन फोर्स फॉर द एफवाई इन विच द सेड स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और सेट इक्विटी शेयर इज अलॉटेड और ट्रांसफर। अब देखो, जैसे कि हो सकता है कि आपको 21 22 में जो है शेयर्स अलॉट हुए हों, बट ये तीनों कंडीशन जो है वो आपको बाद में अराइज हुई है, मतलब आपने बेचा उसको ईयर 24 25 में, या फिर आपने जो रिज़ाइन किया है वो रिज़ाइन कब किया है, आपने 24 25 में रिज़ाइन कर दिया। या फिर जो एक और कंडीशन था, ये जो 48 मंथ का कंडीशन है, ये ऑब्वियसली जिस ईयर में अलॉट हुआ उस ईयर से डिफरेंट होगा। तो मैं बताना क्या चाहती हूँ कि ये पॉसिबल है कि जिस ईयर में आपका अलॉटमेंट हो रहा हो और जिस ईयर में ये तीनों में से किसी कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही हो, ये दो ईयर को हमें कंपेयर करना है, इस तीनों में से कोई एक और जिस ईयर की अलॉटमेंट, तो ये दो ईयर जो है वो अलग अलग ईयर हो। तो अगर ये अलग अलग ईयर होंगी तो मे भी पॉसिबल है कि टैक्स इनफोर्स जो टैक्स रेट है वो तो हमेशा चेंज होते रहता है, अक्सर चेंज होते रहता है, नॉट हमेशा। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो आप कौन सा रेट लगाओगे, तो बोल रहे हैं कि जिस साल में अलॉटमेंट हुआ था, स्वेट इक्विटी शेयर या फिर कोई भी शेयर जो है अगर आपने अलॉट किया है, उस अलॉटमेंट वाले ईयर में जो रेट लगता था, जो टैक्स रेट था, जो स्लैब रेट था, उसी को लगा देना। आई होप दिस पॉइंट वाज क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इन केस वेयर एन एसएससी इज साइमल्टेनियसली एम्प्लॉयड अंडर मोर देन वन एम्प्लॉय। अच्छा ओके, आई विल नॉट रीड इट, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। मैं इसे नहीं पढ़ रही हूँ, एक तो ये रिविजनरी क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरी बात ये कि स्टडी मैट से बहुत ही कम लोग पढ़ते होंगे, और अगर आप ऐसे हैं जो कि स्टडी मैट से पढ़ रहे हैं तो स्टिल जो मैं बता रही हूँ आप सिर्फ उसको सुनिए, और सुनने के बाद से खुद से जाके सेल्फ स्टडी कीजिए। इन माई ईच एंड एवरी क्लास आई जस्ट रिपीट कि आप चाहे कितना भी रिविजनरी क्लास ले लें, आप चाहे 24 घंटे बैठ के रिविजनरी क्लास ले लें, दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू अनटिल एंड अनलेस यू आर गोइंग टू डू सेल्फ स्टडी। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं ये रिविजनरी क्लास काम नहीं करेंगे। रिविजनरी क्लास का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि आप जो प्रोविजन के पीछे की लॉजिक को या एक्सप्लेनेशन को भूल गए हैं, आपको वो रिकॉल कराने के लिए रिविजनरी क्लास होती है, इसीलिए रिविजनरी क्लास छोटी होती हैं।
कि आपको सिर्फ रिकॉल कराया जाएगा, ना कि कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके पीछे का लॉजिक समझाया जाएगा। लॉजिक नहीं मतलब कि उसको उतना डिटेल में नहीं बताया जाएगा। सो दैट इज़ वाई मैं अपने क्लास में क्या काटती हूँ कि ये जो ईच एंड एवरी लाइन को जो पढ़ने वाली चीज़ है उसको मैं कट करके, ये मुझे पता है कि इस पॉइंट में क्या बोला गया है तो मैं आपको वो बता देती हूँ। अब आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, किसी टीचर की बुक हो, या फिर अगर आप स्टडी मैट से पढ़ रहे हैं तो वो स्टडी मैट भी रेफर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम ये पॉइंट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे ये बोला गया है कि सपोज करो एक ईयर है 21-22 और ये 21-22 में आपने जो है आपके 2 एम्प्लॉयर हो गए, तो आपको पीछे वाले आपका जो टैक्स कट रहा होगा तो आपको आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने नए एम्प्लॉयर को अपने पुराने एम्प्लॉयर की डिटेल दे दो। डिटेल मतलब कि आपको वहाँ पे कितनी सैलरी क्रेडिट हुई है या अदरवाइज आपको परक्विजिट वगैरह क्या मिले हैं, आप वो डिटेल जो है आप नए एम्प्लॉयर को दे सकते हो और नए वाला एम्प्लॉयर उसको कंसिडर करके और तब आपका टीडीएस जो है डिडक्ट करेगा। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। Sixth point here, for purpose of deduction of tax out of salary payable in foreign currency, the value of salary in terms of rupees should be calculated at the prescribed rate of exchange as specified. Nothing, बस ये सिंपल लिखा हुआ है कि अगर टैक्स डिडक्ट हो रहा है और अगर जो सैलरी पे हो रही है सपोज वो फॉरेन करेंसी में है तो पहले उस सैलरी को आईएनआर में कन्वर्ट कर लेना और कन्वर्ट करने के बाद से जो है उस पर टैक्स डिडक्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट, इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेमेंट टू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट और टू एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, institution, association, deduction of tax at source should be made, allowing relief under section 89(1) where eligible. यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर सैलरी पेमेंट हो रहा है किसको, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप एम्प्लॉय हैं किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के, या और टू एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी, आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय हैं, और अगर आपके ऊपर 89(1) की अगर आपको रिलीफ मिलने वाली है तो जो टीडीएस डिडक्ट होगा ये 89(1) के रिलीफ के बाद डिडक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ए टैक्स पेयर हैविंग सैलरी इनकम इन एडिशन टू अदर income chargeable to tax for that financial may send the employer the following particulars. अगर आप एक ऐसे एम्प्लॉय हैं जिसके पास सैलरी इनकम के साथ साथ कुछ अदर इनकम भी है, अब ये अदर इनकम में कुछ भी हो सकता है जो कि जनरली लोगों के पास होता ही है, आपके सेविंग बैंक पे आपको इंटरेस्ट राइज हो सकता है, आपको कुछ हो सकता है डिविडेंड मिल रहा हो, या फिर अदरवाइज आपके डेट पे, आपके म्यूचुअल फंड्स पे कुछ भी इनकम राइज हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ यही बोल रहा है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो सैलरी इनकम के साथ साथ अदर इनकम भी है चार्जेबल टू टैक्स, जिस पर टैक्स लगना है फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, तो आप अपने एम्प्लॉयर को है जो है डिटेल आप भेज देना, जो भी आपके अदर इनकम है वो, और साथ में लॉस की भी डिटेल भेज देना। बट इसमें एक चीज़ यहाँ पे क्लिक है कि जब एम्प्लॉयर टैक्स कैलकुलेट करेगा तो वो आपके किसी भी लॉस को कंसीडर नहीं करेगा, चाहे आपको कैपिटल गेन का लॉस हो सकता है या अदरवाइज भी लॉस हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है। बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर अपने टीडीएस डिडक्ट करने के वक्त सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कंसीडर करेगा, इसके अलावा चाहे आप दे रहे हो चाहे आप नहीं दे रहे हो, एम्प्लॉयर को किसी लॉस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्निशिंग ऑफ a statement of particular of perquisite of profit in lieu of salary by employer to employee. 192(2)(c) provide that the employee shall furnish to the employee a statement in form number 12(ba) giving correct and complete particulars of perquisite or profit in lieu of salary provided to him and the value thereof. यहाँ पे ये बोल रहा है कि 192(c) में ये लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर जो है फर्निश करेगा, क्या फर्निश करेगा, एम्प्लॉय को फर्निश करेगा कि जो भी वो परक्विजिट दे रहा है उसकी क्या वैल्यू है और उसका कंप्लीट पर्टिकुलर मतलब आइटम नंबर, कितने आइटम दे रहा है, उसमें क्या क्या उसके पर्टिकुलर्स मतलब क्या क्या दे रहा है और उसकी कितनी वैल्यू है, और ये किस में सबमिट करेगा, वो किस में फर्निश करेगा, फॉर्म है एक 12(ba) उसमें वो सबमिट करेगा, उसमें वो फर्निश करेगा किसको, एम्प्लॉय को। द स्टेटमेंट शैल बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर, स्टेटमेंट जो होगा वो प्रिस्क्राइब फॉर्म और मैनर में होगा। द रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेबल ओनली वेयर द सैलरी पेड या पेएबल टू एन एम्प्लॉय एक्सीड 1.5। और ये जो रिक्वायरमेंट है 12(ba) वाली, ये वहीं पे सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली वेयर द सैलरी पेड या पेबल, जहाँ पे सैलरी पे होना हो या पेबल हो सैलरी कितना, टू एन एम्प्लॉय एक्सीडिंग 1.5 लाख, 1,50,000 से ज़्यादा है तभी। फॉर अदर एम्प्लॉयज द पर्टिकुलर्स ऑफ परक्विजिट प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी शैल बी गिवन इन फॉर्म 16 इटसेल्फ। आपके फॉर्म 16 में आपका सारा सैलरी का डेटा आता है, तो अगर आपकी 1.5 लाख से कम इनकम है तो आपके फॉर्म 16 में ही ये चीज़ें आ जाएंगी कि आपका परक्विजिट में कौन सा आइटम है, उसकी क्या वैल्यू है। बट अगर आपका इससे ज़्यादा अमाउंट की सैलरी है तो फिर एम्प्लॉयर को एक फॉर्म नंबर 12(ba) में एम्प्लॉय को ये फर्निश करेगा कि क्या क्या उसे परक्विजिट मिली है और उसकी कितनी वैल्यू है।
अब सर्कुलर इशूड बाय सीबीडीटी एक देख लेते हैं। एवरी ईयर द सीबीडीटी इशू इज सर्कुलर गिविंग डिटेल्स एंड डायरेक्शन टू एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम सैलरी पेबल टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। दीज इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सीबीडीटी जो है हर साल सर्कुलर इशू करती है, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है फॉलो होने चाहिए एम्प्लॉयर के द्वारा। रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन एविडेंस प्रूफ पर्टिकुलर, देखो इसमें सिंपल सी एक चीज लिखी हुई है। वो चीज क्या लिखी हुई है कि आप अगर अपने एम्प्लॉयर को जाके बोलते हो कि मेरा ये इनकम है या फिर मेरी एटीसी की डिडक्शन है 1.5 लाख की, पीपीएफ में मैंने इन्वेस्ट किया था या फिर एलआईसी में इन्वेस्ट किया था या फिर बच्चों की स्कूल की फीस है, या फिर आप बोलते हो कि मेरी 80D की डिडक्शन है, मेरी 80EE की डिडक्शन है, मेरा होम लोन का इंटरेस्ट है वो पे होना है, या फिर आप लॉस वगैरह कुछ भी क्लेम करते हो, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने के वक्त एम्प्लॉय ये सारी चीजें तभी कंसिडर करेगा जब आप उसका प्रूफ सबमिट करोगे। कि अगर आप बोल रहे हो एटीसी की डिडक्शन है, तो आपको एटीसी की डिडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। अब वही यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये कुछ इसमें कंसेप्ट नहीं है कि अगर आप ये सारी क्लेम कर रहे हो, अगर आप बोलते हो एचआरए के लिए, तो एम्प्लॉयर जो है वो क्या क्या आपसे आइटम्स, क्या क्या एविडेंस उस चीज के लिए मांग सकता है। जैसे अगर आप एलटीए लीव ट्रेवल कंसेशन मांग रहे हो या असिस्टेंट मांग रहे हो, तो आपके लिए एम्प्लॉयर क्या बोलेगा पहले कि आप अपने एक्सपेंडिचर का एविडेंस दो। अगर आप एचआरए क्लेम करना चाहते हो तो आपको नेम, एड्रेस, पैन वगैरह देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड का जहाँ पे आप रहते हो। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अगर आप एटीसी, एटीडी, एटीईई के डिडक्शन लेना चाहते हो, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर की क्या करनी पड़ेगी, एविडेंस देनी पड़ेगी। बस यही चीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, ये जो केस है सिर्फ मैं यहाँ से पढ़ाती हूँ, आपको याद आ जाएगा कि ये कौन से केस की बात हो रही है। ये जो केस है इसमें ये था कि अ, बोला गया कि द कोड ऑब्जर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ टिप्स कलेक्टेड, जैसे 5 स्टार होटल या फिर जनरली भी जब आप डिनर करने या फिर रहने जाते हैं तो आप कुछ टिप्स दे देते हैं। अब वो जो टिप्स था, एओ बोल रहा था कि ये जो टिप मिले हैं ये क्या होने चाहिए, ये सैलरी का पार्ट है और इस पे एम्प्लॉयर को जो है टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। जबकि होटल बोल रहा था कि नहीं, ये सैलरी का पार्ट नहीं है, इस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होना चाहिए। ये तो आउट ऑफ विल या फिर खुश होके कस्टमर ने दे दिया मेरे वेटर को, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे यही चीज है, बाद में कोर्ट की रूलिंग आई कि ये जो है चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ये सैलरी का पार्ट नहीं है और 192 के लिए मतलब टीडीएस का सेक्शन भी इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन और उसका सॉल्यूशन आपको खुद देखना चाहिए। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन 192 हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमारा जो अगला सेक्शन है वो है 192A। अब ये सब सारी चीजें पढ़ाने के बजाय मैं आपको 192A जो है एक शॉर्टकट में बताती हूँ, आप बस उतना समझ लो। देखो होता क्या है, इसमें जो टैक्स काटता कौन है, आपका टीडीएस काटता कौन है, इसमें जो आपका टीडीएस है वो काटता है आपका ट्रस्टी काटता है। प्रोविडेंट फंड स्कीम का जो ट्रस्टी होता है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम का, वो डिडक्ट करता है। और आप चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट एम्प्लॉय हो, आप दोनों के ही ऊपर ये टीडीएस का सेक्शन एप्लीकेबल होगा, मतलब आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सेप्ट सैलरी और वो गैम्बलिंग वगैरह वाले सेक्शन छोड़ दिए जाएं, तो बाकी सारे सेक्शन में जो है आपकी टीडीएस डिडक्ट करने की जो लाइबिलिटी है वो कब राइज होती है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे टीडीएस की लाइबिलिटी कब राइज होगी डिडक्टर के ऊपर, जब क्रेडिट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर हो जाए। 10% का टैक्स कटता है इसमें, जो रेट ऑफ टैक्स है, रेट ऑफ टीडीएस जो है वो 10% है। बट अगर आपका जो पेमेंट है वो लेस देन 50,000 है, अगर 50,000 से कम की पेमेंट हो रही है, तो फिर कोई टीडीएस नहीं करता है 192A में। यही जो है आपका पूरा 192A है। जैसे मैं आपको बता रही थी 10% का टैक्स करता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। ओके, माय मिस्टेक, ये इस पे भी जो है एट द टाइम ऑफ पेमेंट करता है, बट आई थिंक ये गलत है। यहाँ पे एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट 192A में मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। मैं चेक करके बताती हूँ इस पे एक्चुअली है क्या।
बट अभी के लिए इंस्टीट्यूट की बुक में अगर एट द टाइम ऑफ पेमेंट दिया हुआ है देन यू मस्ट कंसिडर एट द टाइम ऑफ पेमेंट, कि एट द टाइम ऑफ 192 एंड 192A बोथ इन बोथ द सेक्शन जो टीडीएस की लाइबिलिटी अराइज होगी वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट होगी। और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया अगर 50,000 से कम है तो टैक्स डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर नॉन सबमिशन ऑफ पैन है, ये पार्ट जो है ये बोल रहा है कि अगर आपने पैन नहीं दिया है तो फिर हायर रेट ऑफ टैक्स पे हायर आपका टीडीएस कट जाएगा और वो हायर रेट ऑफ टैक्स होगा 42.744। मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो होता है ना उसी पे कट जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन 193। अब ये जो है अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, तो कोई भी पर्सन जो भी आपको डिडक्टेड जो होगा वो कोई भी पर्सन होगा जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, और डिडक्टी जो होगा इसमें सिर्फ रेसिडेंट ही होगा। रेट ऑफ टैक्स की बात करें तो 10% का 10% का रेट है इस पे टीडीएस का। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, टाइम ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इसमें तो वो चीज़ है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट या फिर क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाले केस में ही आपका जो है सिर्फ टीडीएस कटता है। अब 193 में 193 सेक्शन इज वेरी इजी, इसमें कुछ नहीं है। रेट ऑफ टैक्स है कि आपका जो है रेट ऑफ टैक्स जो है 10% होता है, और ये डिडक्टर कोई भी हो सकता है, डिडक्टी सिर्फ रेसिडेंट होना चाहिए। बट इसमें जो एक मेजर पार्ट आता है सेक्शन 193 में जो ध्यान देने के लायक है वो ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। वैसे तो ये टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ का सेक्शन है, अगर आपको सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट मिल रही है तो इस तरीके से टीडीएस कटेगा। बट कुछ सिक्योरिटीज़ ऐसी हैं जो कि अगर आपको मिल रही हैं तो आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। बस यही एक याद करने वाली चीज़ है यहाँ पे। इसमें जो पहला चीज़ है वो है 1/4% नेशनल डिफेंस बॉन्ड। अगर 1972 का अगर ये आपको नेशनल डिफेंस बॉन्ड है और अगर इस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो गवर्नमेंट इस पे आपको टैक्स नहीं डिडक्ट करेगी। एक और हमारे पास नेशनल डिफेंस बॉन्ड है 1968 का। नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड अगर आपके पास है तो अगर आपको इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है नो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड। 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास एनएससी के सर्टिफिकेट्स हैं जो कि 7 ईयर तक वाले मेच्योरिटी वाले हैं तो उस पर भी आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ऑन डिबेंचर इशूड बाय एनी इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी और एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी और एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग ए कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक और ए कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने अगर किसी इंस्टीट्यूशन को या अथॉरिटी को या पब्लिक सेक्टर कंपनी को नोटिफाई कर दिया कि भाई तुम बॉन्ड इशू करो, तुम अपनी सिक्योरिटी इशू करो और उस पर जो इंटरेस्ट होगा ना उस पर तुम टीडीएस मत काटना, तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे है पीएफसी है, IRFCL है। पीएफसी मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके अगर 54 इसी कैपिटल गेन बॉन्ड, इसके डिफरेंट बॉन्ड हैं इन सारे कंपनीज के। तो अगर इसके बॉन्ड अगर आपके पास हैं तो उस पर भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा गोल्ड बॉन्ड 1977 और 7% गोल्ड बॉन्ड 1980। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें बस आपकी याद करने की चीज़ है इसलिए मैं बस पढ़ रही हूँ। ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कि कोई अगर सीजी या एसजी की अगर सिक्योरिटी है तो उस पर भी टैक्स नहीं डिडक्ट होगा। इट मे बी नोटेड दैट द टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड। अब जैसे मैंने कहा कि सीजी या एसजी की, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सीजी या एसजी की अगर कोई सिक्योरिटी है, अगर गवर्नमेंट ने अगर कोई सिक्योरिटी इशू करी है तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर सीजी या एसजी की एक ऐसी सिक्योरिटी है जो कि बोलता है कि सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, जिसके नाम में ही टैक्सेबल लग गया है, मतलब कि ये समझ लेना कि इस पे जो है ये 2003 का है 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पे जो है टीडीएस आपका डिडक्ट होगा। या फिर ये एक 7.75% वाला भी सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड है, बॉन्ड के नाम में ही टैक्सेबल लगा है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि इस पे टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इस दोनों पे जो है आपको टीडीएस डिडक्ट होगा। बट इसमें एक क्लिक है कि ओनली इफ अगर इंटरेस्ट पेबल जो हो रहा है वो एक्सीड करता है, कितना एक्सीड करता है, 10,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है एक्सक्लूजन का पार्ट वो है on any debenture whether listed or not listed on a recognized stock exchange issued by company in which the public are substantially interested to a resident individual or HUF।
कोई भी डिबेंचर हो, चाहे वो लिस्टेड हो या नहीं लिस्टेड हो, अगर वो किसी कंपनी के द्वारा इशू हुआ है वो डिबेंचर, चाहे वो लिस्टेड हो या नहीं लिस्टेड हो, बट वो क्या होनी चाहिए, पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब ये जो कंपनी होनी चाहिए पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी में तो पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, बट एक पब्लिक कंपनी हो सकती है कि वो लिस्टेड भी हो सकती है, वो नॉट लिस्टेड भी हो सकती है। तो अगर एक पब्लिक कंपनी है, चाहे उसके डिबेंचर लिस्टेड हो या नहीं लिस्टेड हो, और अगर इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है, किसको मिल रहा है, रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ को मिल रहा है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी को मिल रहा है तो फिर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, बट अगर इन दोनों को मिल रहा है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। हाउएवर, जबकि द इंटरेस्ट शुड बी पेड बाय द कंपनी बाय एन अकाउंट पे चेक। अगर कंपनी को जो है इंटरेस्ट कैसे पे करना चाहिए, अकाउंट पे चेक के द्वारा। द अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट or the aggregate thereof paid or likely to be paid during the financial year by the company to such resident individual or HUF should not exceed 5,000। बट इसमें लिमिट है कि अगर 5,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं जाता है, मतलब अगर 5,000 से ज़्यादा है तो आपको टैक्स डिडक्ट कर लेना है, बट अगर अप टू 5,000 है तो नो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन सिक्योरिटीज टू LIC GIC सब्सिडरीज ऑफ GIC और एनी अदर इंश्योरर provided the securities are owned by them or they have full beneficial interest in such security। अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी है जो कि LIC या GIC को इशू हुई है या फिर सब्सिडरी ऑफ GIC को इशू हुई है, तो फिर इस पे जो डिडक्टर है उसको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड द सिक्योरिटीज आर ओन बाय देम। मतलब बेनिफिशियल ओनर जो होने चाहिए वो यही दोनों होने चाहिए या फिर सब्सिडरी ऑफ GIC होनी चाहिए, एंड दे हैव फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट। वही बात है कि मतलब उनका जो है बेनिफिशियल इंटरेस्ट होना चाहिए सिक्योरिटीज में। 10 पॉइंट है, ऑन एनी सिक्योरिटी इशूड बाय कंपनी वेयर सच सिक्योरिटी इज डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म एंड इज लिस्टेड। एक सेकेंड, इसको फिर से रिपीट करते हैं। ऑन एनी सिक्योरिटी इशूड बाय अ कंपनी दैट सेज सच सिक्योरिटी इज इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म एंड इज लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड द रूल्स मेड देयरअंडर। मतलब ओह सॉरी, हाँ ये रहा हमारा 10 नंबर का पॉइंट। या फिर अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी है जो कि कंपनी के द्वारा इशू हुई है और वो सिक्योरिटी जो है अगर डीमेटेरियलाइज फॉर्म में है और अगर वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, इन स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में, तो फिर उस पर हमें टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो है हमारा सेक्शन वो हमारा आता है सेक्शन 194 जो कि है डिविडेंड का सेक्शन। अब ये जो है डिविडेंड वाला सेक्शन, सेक्शन 194, ये सेक्शन जो है ये हमारा ये बोलता है कि सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो डिडक्टर जो होती है इसमें इंडियन कंपनी होती है और डिडक्टी जो होता है इसमें रेसिडेंट। और टाइम ऑफ डिडक्शन जो होता है अगर डिविडेंड की बात करें तो जब आप दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप पे करो तब, या फिर आप जब डिस्ट्रीब्यूट करो तब। तो डिस्ट्रीब्यूशन या पेमेंट दोनों में से जो भी होगा, जो भी अर्लियर अराइज हो जाएगा, उसके पहले जो है आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। रेट ऑफ टीडीएस जो है वो है 10% हमारे पास। टाइम ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाय एनी मोड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिविडेंड। और ये यही बोल रहे हैं कि पेमेंट से पहले या डिस्ट्रीब्यूशन से पहले सेम ही चीज़ हो गई, आपको टीडीएस जो है डिडक्ट कर लेना है। और डिविडेंड किसी भी टाइप का हो सकता है आपका, even if the dividend has been given under section 222 ABCDE, मतलब कि ABCDE वाले भी अगर डिविडेंड है स्टिल आपको टीडीएस जो है डिडक्ट करना पड़ेगा। और एक चीज़ और याद रखना, चाहे आप इक्विटी शेयर्स पे ये डिविडेंड दे रहे हैं, चाहे आप प्रेफरेंस शेयर पे दे रहे हैं, दोनों ही केस में, दोनों ही शेयर्स पे, दोनों ही केस में जब आप डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। चाहे आप 222 ABCD वाले या ई वाले इनमें से कोई भी डिविडेंड दे रहे हैं, स्टिल आपको जो है टीडीएस डिडक्ट करना है। चाहे वो नॉर्मल जो हमारा एनुअल डिविडेंड मिलता है या इंटरिम डिविडेंड मिलता है, कोई भी डिविडेंड हो, आपको 10% का टीडीएस डिडक्ट करना है अगर आप एक कंपनी है तो। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ इंडियन कंपनी पे है। नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करें अगर, तो ये बोलता है नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड। कब नहीं होगा, वेयर द डिविडेंड इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। अगर एनी मोड अदर देन कैश में पे हो रहा है तो फिर डिविडेंड जो टैक्स होगा वो नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, एंड मतलब बोल रहे हैं और इसके साथ साथ एक और कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा कि जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड हो वो 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि सपोज करो कि अगर आपने
1 या 2 शेयर खरीदे हैं तो आपको 5,000 से ज़्यादा का डिविडेंड नहीं मिल रहा है। सपोज आपने रिलायंस के 1 या 2 शेयर खरीद लिए तो आई एम श्योर कि आपको 5,000 से ज़्यादा डिविडेंड नहीं मिल रहा होगा। और रिलायंस जो पे करती है डिविडेंड, वो किस में पे करती है? एनी मोड अदर देन कैश में पे करती है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ करते हैं पे करने के लिए, वो ही क्या कोई भी कंपनी। तो ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, तो आपके ऊपर टैक्स जो है रिलायंस नहीं काट सकती है डिविडेंड में। The TDS provision will not apply to such dividend credited or paid to LIC, GIC subsidiary और GIC। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ कि TDS का प्रोविज़न जो है ये नहीं अप्लाई होगा। कब? जब जो शेयर होल्डर जो है वो अगर LIC हो, GIC हो या सब्सिडरी ऑफ GIC हो या फिर कोई अदर इंश्योरेंस प्रोवाइडर हो ना, अगर इनके द्वारा शेयर्स ओन किया जा रहे हैं तो भी कंपनी जो है उस पर TDS नहीं डिडक्ट करेगी। या फिर अगर एक बिजनेस ट्रस्ट हो बाई SPV, एसपीवी का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप आगे पढ़ेंगे। अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट भी अगर डिविडेंड दे रही है अपनी किसी एसपीवी को तो भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। या फिर एनी अदर पर्सन जिसको कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया तो भी उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट जो है शुरू करने वाले हैं सेक्शन 194A, जो कि होता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इसके पहले हमने टीडीएस ऑन डिविडेंड डिस्कस किया, तो अब देखो इसका क्या होता है। एप्लीकेबिलिटी जान लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी इसकी ये बोलती है कि डिडक्टर डिडक्टी के हिसाब से हम एप्लीकेबिलिटी को जानेंगे। डिडक्टर डिडक्टी के हिसाब से, तो डिडक्टी तो रेसिडेंट होगा और डिडक्टर किसके ऊपर, कौन कौन से ऐसे डिडक्टर हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, तो ये सब पे एनी पर्सन पे ये एप्लीकेबल होता है। बट अगर आप इंडिविजुअल हैं और एचयूएफ हैं और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, या फिर आप प्रोफेशन कर रहे हैं और आपका जो रिसीट है वो 50 लाख से कम है, इन प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में आपको काटना हो उसके पिछले साल में चले जाएं और आप अगर ये लिमिट को चेक करें और अगर ये 1 करोड़ 50 लाख से कम आ रहा है आपकी टर्नओवर या रिसीट का अमाउंट, तो फिर आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर आपको जो है, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है 194A में। अब हम डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ टीडीएस डिडक्शन। टाइम ऑफ टीडीएस डिडक्शन जो होता है वो क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाला केस है, यहाँ पर भी मैक्सिमम केसेस में यही है, मैक्सिमम सेक्शन में, एक्सेप्ट मैंने जैसे आपको बताया था कि 192, 192A और बेटिंग गैम्बलिंग वाले सेक्शन को छोड़ दे तो सब में यही है। इसके अलावा इस सेक्शन में एक और खास बात लिखी हुई है कि अगर आपने कुछ भी क्रेडिट किया है, मतलब आपको टीडीएस पे तो करना है बट ये आइडेंटिफाइड नहीं है कि किसे पेमेंट करना है, और अगर आपने एंट्री पास कर दी इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट के नाम से, तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया। और क्रेडिट और पेमेंट विच एवर अर्लियर वाली रूल लगा करके जैसे ही आप एंट्री पास करेंगे आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम, ये सारा उसी का एक्सप्लेनेशन है। रेट ऑफ टीडीएस, रेट ऑफ टीडीएस जो होता है वो 10% होता है, 10% इन बोथ द केसेस, रेसिडेंट, नॉन कॉर्पोरेट, एसएससी, डोमेस्टिक कंपनी, सब में वही होता है। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी के ऊपर आते हैं, जो कि इंटरेस्ट ऑन टीडीएस चाहे वो 193 हो या 194A हो, दोनों ही केसेस में ये जो पॉइंट होता है नॉन एप्लीकेबिलिटी वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें नॉन एप्लीकेबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं और 194 है ए है अदर देन सिक्योरिटी का, तो अगर आपके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी है अदर देन सिक्योरिटी वाली और अगर आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट जो है वो 5,000 से लेस है, तो आप टीडीएस मत डिडक्ट करना। ये 5,000 का अमाउंट बढ़ के जो है 40,000 हो जाता है। कब ये होता है 40,000? जब आप एक बैंकिंग कंपनी है और मान लो कि बैंकिंग कंपनी एक है, तो अगर वो किसी इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे, अदर देन इंटरेस्ट पे कर रही है, अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कोई और सिक्योरिटी पे कर रही है कुछ, आई मीन कि अगर वो इंटरेस्ट पे कर रही है और वो इंटरेस्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, देन ये 5,000 की लिमिट बढ़ के कितनी हो जाएगी? 40,000 हो जाएगी। इसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस में इंगेज्ड है, या फिर पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम निकलती रहती हैं जहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट अगर 40,000 से कम है तो फिर वो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और एक पॉइंट इसमें और है कि इन केस ऑफ 1, 2, 3 अगर आप बैंकिंग कंपनी है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि इंगेज्ड है बैंकिंग बिजनेस में, या फिर पोस्ट ऑफिस है, तो आपके ऊपर ये 40,000 की लिमिट जो है बढ़ के 50,000 हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब ये इंटरेस्ट पेबल हो किसको? सीनियर सिटीजन को। Okay, next point है, the limit will be calculated with respect to income credited or paid by branch of a banking company or cooperative society or a public company in case of time deposit with banking company, time deposit
ये जो लिमिट है 40,000 50,000 की, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो एफडी वाला जो हमारा टाइम डिपॉजिट का इंटरेस्ट होता है ना, उसे भी कंसिडर करेंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जैसे मान लो कि दिल्ली में एसबीआई के 3-4 ब्रांचेस होंगे, एक निर्माण विहार हो गया, एक प्रीत विहार हो गया, एक डिफेंस कॉलोनी हो गया, और मेरा तीनों ही ब्रांच में अकाउंट है, और मेरा तीनों को एग्रीगेट करे तो मेरा इंटरेस्ट जो आ रहा है वो इंटरेस्ट 60,000 रुपीज़ आ रहा है। बट अगर मैं तीनों को हटा दूँ तो तीन अलग अलग जगह को देखूँ तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो 20-20-20 आ रहा है। तो क्या मेरे ऊपर मेरा जो पेमेंट होगा इंटरेस्ट का, क्या उसके ऊपर बैंक की लायबिलिटी बनती है टीडीएस डिडक्ट करने की? तो यस, बनती है। जो ये जो 40,000 का लिमिट है या 50,000 की लिमिट है, इसको जब हम देखेंगे तो पूरे बैंक एज ए होल को देखेंगे एक पर्टिकुलर प्लेस में। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, थर्ड वाला पॉइंट जो है ना वो इसी से रिलेटेड है, बट इसको मैंने अलग रखा था ड्यू टू सम रीजन, अभी बता देती हूँ। द लिमिट विल बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू इनकम क्रेडिटेड। लिमिट जो कैलकुलेट होगा 40-50,000 का, उस 40-50,000 की लिमिट में टाइम डिपॉजिट है अगर आपका बैंकिंग कंपनी पे, उसको जो आप पे इंटरेस्ट मिल रहा है, उस टाइम डिपॉजिट पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट को भी 40-50,000 वाली लिमिट में कंसिडर करेंगे। या अगर आपके पास टाइम डिपॉजिट है, आपने किसके पास कराया है? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग बिजनेस में है, और उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 40-50,000 की लिमिट जब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैलकुलेट करेगी तो उसमें उस टाइम डिपॉजिट वाले इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट करोगी। या फिर अगर आपने डिपॉजिट दिया है, किसे दिया है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, प्रोवाइडेड दे आर पब्लिक कंपनी। मतलब अगर एक पब्लिक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में और जिसका मेन ऑब्जेक्ट जो है वो बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउसेस इन इंडिया फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। मतलब कि एक पब्लिक कंपनी जो कि रजिस्टर्ड इन इंडिया है, जिसका मेन पर्पस यही है कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है। किस चीज़ के लिए? ताकि कंस्ट्रक्ट हो सके या लोग घर खरीद सके या बना सके रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। तो अगर ऐसे एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को अगर आपने डिपॉजिट, उसके पास अगर आपने डिपॉजिट कराया है, तो वो आपको इंटरेस्ट देगी, वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपके डिपॉजिट पे। तो वो भी ये 40-50,000 की लिमिट जो है कंसीडर करेगी। और इस लिमिट को कंसीडर करने के वक्त ये जो आपका ये जो डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपने डिपॉजिट करा है, उस पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, और कोई और एक चीज़ है, कोई और एक इन्वेस्टमेंट है जिस पे आपको इंटरेस्ट मिल उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये डिपॉजिट वाला जो इंटरेस्ट है वो अपने 40-50,000 की लिमिट में वो कंपनी जो है कंसिडर करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम। द थ्रेशोल्ड लिमिट विल बी रिकॉर्ड विद रेफरेंस टू द टोटल इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड बाय बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी और पब्लिक कंपनी एज द केस में बी, where such banking company or cooperative society or public company has adopted core banking solution। मतलब ये बोलना चाहते हैं कि ये जो थ्रेशोल्ड की लिमिट है विल बी रिकॉर्ड विथ रेफरेंस टू टोटल इंटरेस्ट। जो मैंने आपको ऊपर एक बात बताई ना, जो मैंने कहा आपको कि मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अगर सीबीएस सिस्टम जो है बैंक ने अप्लाई कर रखा है, सीबीएस सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर होता है जहाँ से अगर मेरे जैसे 3 ब्रांचेस में अकाउंट है तो बैंक को ये पता चल जाएगा कि मेरे नाम पे कितने अकाउंट है और मेरा कितना इंटरेस्ट बन रहा है। तो मेरा मान लो कि अलग अलग तो मेरा 3 जगहों पे 20-20 हज़ार बन रहा था, बट एग्रीगेट में टोटल मेरा कितना बन गया था? 60,000। तो 60,000 मेरा एक्सीड कर रहा है 40,000 की लिमिट से। तो ये जो 40,000 की लिमिट से एक्सीड कर गया तो बैंक को लायबिलिटी आ जाएगी अब मेरे इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट करने की। तो यही बोल रहे हैं कि अगर ये उस थ्रेशोल्ड लिमिट जो है, जो 40-50 हज़ार की लिमिट है, वो रिकॉर्ड होगी कब? जब बैंक जो है क्या अडॉप्ट किया हो? सीबीएस सिस्टम को, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम को अडॉप्ट किया हो। एक्सक्लूजन में दूसरा पॉइंट जो आता है, पॉइंट नंबर बी, वो है इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड बाय फर्म टू एनी ऑफ इट्स पार्टनर। आपको ये पता होगा, आपने पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ रखा होगा, तो आपको ये बात पता होगा कि पार्टनर को जो है प्रॉफिट शेयरिंग तो होता ही है, साथ में कभी कभी उसके कैपिटल पे जो है उसको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये जो कैपिटल पे उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनरशिप फर्म को कोई टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर सी है इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर एनी स्कीम फ्रेम बाय सीजी एंड नोटिफाइड बाय इट इन दिस बिहाफ। मतलब कि अगर कोई स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है और नोटिफाई किया हुआ है इसको कि इस पे जो है आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, तो उस पे भी जो है हमारा टीडीएस जो है इंटरेस्ट पे करने के वक्त या क्रेडिट करने के वक्त, जो ये रूल है कि पे और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो उस पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा और टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा।
पॉइंट नंबर डी पे आते हैं, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अदर देन टाइम डिपॉजिट मेड ऑन और आफ्टर 1/7/1995 with the bank to which banking regulation act 1949 applies। अगर इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट, अगर आपने कोई डिपॉजिट कराया है, अदर देन को बाद में पढ़ते हैं, पहले ब्रैकेट के बिना वाला एक्सेप्ट ब्रैकेट जो भी पार्ट बचता है उसको पढ़ते हैं। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट विद द बैंक टू विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाइज। मतलब जो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हुआ, मेरा जो इंटरेस्ट अगर बैंक क्रेडिट कर रही है या फिर पे कर रही है इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट, वो डिपॉजिट कोई भी हो सकता है, तो डिपॉजिट के केस में जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है एक ऐसे बैंक से मिल रहा है जिसके ऊपर 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई होता है, तो भी उसको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट ये जो टाइम डिपॉजिट है, अदर देन टाइम डिपॉजिट मेड ऑन और आफ्टर 1/7/1995, बट ये जो एक्सक्लूजन है वो उस पर अप्लाई नहीं होगा अगर आपने एक टाइम डिपॉजिट करवाया है, जो कि वो टाइम डिपॉजिट कब कराया है आपने 1995 के बाद। अगर आपका कोई टाइम डिपॉजिट है तो उस पर अगर आपका, तो उस पर जो है टीडीएस की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, income paid or credited by a cooperative society to a member thereof or to such income credited or paid by a cooperative society to any other cooperative society। कभी कभी क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ना, वो मेंबर को, उसके जो मेंबर होते हैं, अगर उसको सरप्लस इनकम हो गया तो वो इनकम को इंटरेस्ट के रूप में या डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो वो अगर एज एन इंटरेस्ट, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने मेंबर को इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो फिर वो इनकम जो है क्या होता है, उस इनकम पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टीडीएस की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। या फिर अगर वो दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी अगर इंटरेस्ट दे रही है, ये तो हो गया मेंबर की बात, बट मेंबर के अलावा अगर इसमें ऐसा भी है कि दूसरा अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर उसको इंटरेस्ट दे रही है, एक एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और एक जेकेएल है, जेकेएल ने कुछ डिपॉजिट कर रखा है एबीसी में, तो जो एबीसी इंटरेस्ट देगी जेकेएल को, उस पर भी उसे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट इसमें एक क्लिक है, वो क्लिक ये है कि अगर, जैसे मैंने बताया कि एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और जेकेएल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सपोज अगर जेकेएल जो है वो एक बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो बैंकिंग बिजनेस में है, तो फिर यहाँ पे ये एक्सेप्शन नहीं लगेगा। तब जो है ये जो डिपॉजिट जेकेएल ने कराया है एबीसी में, उस पे जो है इंटरेस्ट अगर एबीसी पे कर रही है तो उस इंटरेस्ट पे टीडीएस की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एफ नंबर पॉइंट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट विद प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और ए प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और ए कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक और ए कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक। अगर इंटरेस्ट इनकम जो है पेड हो रहा है किसमें, डिपॉजिट विद प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, आप थोड़ा सा इसके बारे में जो है लॉ में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने अगर कोई कंपनी बना लेता है अपनी एग्रीकल्चरल कंपनी या फिर कुछ भी, तो थोड़ा आपको एक बेसिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा खासा मिलेगा बैकग्राउंड लॉ से। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है और वहाँ पे मैंने सपोज मैं एक इंडिविजुअल और वहाँ पे मैंने कुछ डिपॉजिट कराया हुआ है, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो क्रेडिट सोसाइटी को, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को उस इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर इसमें ये लिखा है और कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक और एक कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, या फिर अगर कोई लैंड मॉर्गेज बैंक है या फिर लैंड डेवलपमेंट बैंक है जहाँ पे जहाँ पे जो है मेरी डिपॉजिट है, और उस डिपॉजिट पे अगर इस एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी या फिर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक या कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है मुझे, तो इस इंटरेस्ट पे ये चारों जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगी, एक्सक्लूजन के पार्ट में आ जाएंगी। दूसरा एफ का ही दूसरा पॉइंट है हमारा, डिपॉजिट अदर देन टाइम डिपॉजिट विद ए कोऑपरेटिव सोसाइटी other than cooperative society or bank referred to in one engaged in carrying on the business of banking। अगर
इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड और पेड। अब ऊपर से पढ़ते हैं, पहले एफ की लाइन पढ़ते हैं और फिर उसके बाद से सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो रहा है, ये पेड हो रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ किसके? डिपॉजिट। कौन से वाले डिपॉजिट में? विद अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं हूँ और मैंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जो है डिपॉजिट कराया हुआ है। सपोज मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास में, अभी ब्रैकेट के पार्ट को हटा देते हैं, दोनों ही ब्रैकेट को ऐड करके समझेंगे बाद में, पहले विदाउट ब्रैकेट समझते हैं। मतलब इंटरेस्ट इनकम मुझे पे हो रहा है, मैंने डिपॉजिट कराया है। किसके पास डिपॉजिट कराया है? एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जो कि इंगेज्ड है। किस चीज़ में इंगेज्ड है? इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। वो बैंकिंग बिजनेस करने में इंगेज्ड है और अगर मैं उसके पास डिपॉजिट कुछ कराती हूँ तो उसको उस डिपॉजिट पे टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये टाइम डिपॉजिट है, अगर जो मैंने डिपॉजिट कराया है वो टाइम डिपॉजिट है और ये 1995 के बाद कराया है, 1/7/1995 के बाद, तो फिर टीडीएस की लायबिलिटी जो है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर आ जाती है। और दूसरा यहाँ पे है दूसरा ब्रैकेट, अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक रेफर्ड इन सेक्शन 1, या फिर ये सेक्शन 1 जो है यहाँ पे अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इस वाले केस में फॉल नहीं करेगी। अब कंबाइंड रीडिंग पढ़ते हैं ई एंड एफ। इट कैन बी रेफर्ड दैट कोऑपरेटिव बैंक अदर than mentioned in one above is required to deduct tax on payment of interest on time deposit। देखो, अगर आप कोऑपरेटिव बैंक हो, अदर देन मेंशन इन वन, अगर आप एक कोऑपरेटिव बैंक हो और इसको छोड़ देना, इसको छोड़ने के बाद से अगर आप ई और एफ दोनों का कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर आप एक कोऑपरेटिव बैंक हो और आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाती है, from a combined reading of E and F, it can be referred that a cooperative bank other than mentioned in 1 is required to deduct TDS on payment of interest on time deposit। अगर आप कोऑपरेटिव बैंक हो और अगर आपके पास टाइम डिपॉजिट है, मैंने आपके पास टाइम डिपॉजिट करवा लिया, बट फर्स्ट वाले पार्ट को छोड़ के, ये 1 वाले पार्ट को छोड़ के बोलती हूँ मैं कि अगर आप एक कोऑपरेटिव बैंक हो और मेरा आपके पास टाइम डिपॉजिट है तो फिर आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। However, it is not required to deduct tax from the payment of interest on time deposit to a depositor being a cooperative society। But अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर डिपॉजिट किया है तो फिर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं अराइज होगी। आगे बढ़ते हैं। However, a cooperative society referred in E और F is liable to deduct tax। जबकि E और F में जो पॉइंट है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्स डिडक्ट कर लेगी। कब? जब टोटल सेल्स या ग्रॉस टर्नओवर जो है of cooperative society exceed 50 crore during the financial year immediately preceding the financial year in which interest is credited or paid। बट आप E and F वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी हो और अगर आपकी टोटल रिसीट जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आपके ऊपर जो है टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाती है। और ये 50 करोड़ का जो लिमिट है वो हम कब चेक करेंगे? जिस ईयर में हमें टीडीएस डिडक्ट करना है उसके पिछले साल में जाएंगे और हम उसमें देखेंगे कि क्या मेरी रिसीट 50 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड हो रही है। दूसरा है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड और इज लाइकली टू बी क्रेडिटेड और पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 50,000। या फिर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो जो है वो क्या हो रहा है, इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो 50,000 से ज़्यादा हो रहा है तो भी आपके ऊपर जो है ये टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, मतलब आप जब आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी कब अराइज होगी? जब आप दो कंडीशन फुलफिल करोगे। कब? पहला कंडीशन ये कि आपके पिछले साल में जो है ग्रॉस रिसीट जो थी वो 50 करोड़ से ज़्यादा थी और दूसरा कंडीशन जो है वो ये कि आपका जो पेमेंट है, जो आपका पेबल बनता है इंटरेस्ट के अगेंस्ट, वो इंटरेस्ट के अगेंस्ट आपका जो पेबल है वो 50,000 से ज़्यादा हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं और आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। In case of a payee being a senior citizen and 40,000 in any other case। अच्छा, ये 50,000 लिमिट जो था ये
सीनियर सिटीजन के लिए था, और अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जिसको कि इंटरेस्ट देना है किसी और को अदर देन सीनियर सिटीजन, तो 40,000 की लिमिट कंसीडर होगी। ये तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। 10 सच कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194A ऑन इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड बाय इट। इसलिए जो है इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड विच एवर इज अर्लियर का केस लग के जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत पड़ती है। आते हैं पॉइंट जी पे, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड और पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपने ये देखा होगा कि कई बार रिफंड के केस में भी आपके पास इंटरेस्ट आता है। मैं बहुत लंबा एग्जांपल नहीं लूंगी। या फिर जब आपका गवर्नमेंट जो है कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है लैंड और कंपनसेशन इनहेंस होता है, तो भी आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट आता है। अगर आप ये कैपिटल गेन का मैं एक प्रोविजन बता रही हूँ, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप जाइए कैपिटल गेन की क्लास देखिए। तो ये दो केसेस में जो है, मैंने आपको ये जो दो केस बताया, यहाँ पे और भी केसेस हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये दो केस का एग्जांपल लिया। इंटरेस्ट जो है सीजी को पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करती है तो उस पर उसको टीडीएस डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लूजन का पॉइंट, इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड बाय फॉलोइंग एंटिटीज। अगर आप ये फॉलोइंग एंटिटीज हैं तो आपको अपने इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से? बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव, लैंड मॉर्गेज बैंक्स। अगर आप बैंकिंग कंपनी है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि बैंकिंग बिजनेस में है, या फिर आप कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक है, तो भी आपके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। या फिर आप फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है जो कि सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट में रजिस्टर्ड हुए हैं या इस्टेब्लिश हुए हैं, तो भी आपके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। या फिर अगर आप एलआईसी हैं तो भी नहीं आती है। कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, या फिर अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो भी आपके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। या फिर अगर आप यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, या फिर 6 पॉइंट नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन, आप एक नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन है। नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन मतलब कि गवर्नमेंट जो है एक नोटिफिकेशन निकाल के कुछ इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई कर सकती है कि आप अपने इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट मत करना। या फिर आप एक एसोसिएशन है या फिर बॉडी है या फिर क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन है, या फिर एसोसिएशन और बॉडीज, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या फिर हुडको यही है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो अगर आप ये सब हैं, क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन और बॉडीज है, तो फिर आपको जो है इंटरेस्ट टीडीएस जो है डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं आपको नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन की बोल रही थी ना, कि जैसे गवर्नमेंट जो है किसी किसी को नोटिफाई कर देती है नोटिफिकेशन निकाल के कि आप टीडीएस डिडक्ट मत करना अपने इंटरेस्ट पे, तो जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वही ये नाम है, एनएसडीसी है, हाउसिंग में शॉर्टकट में बोल रही हूँ, हुडको है। तो इन दोनों को जो है न्यू दिल्ली हैव बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। ये जो दो है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर्पस के लिए नोटिफाई किया है। नेक्स्ट है हमारा इनकम क्रेडिटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कंपनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। मतलब अगर आपका कोई इनकम क्रेडिट हो रहा है, अगर आपके अकाउंट में कोई ऐसा इंटरेस्ट आ रहा है जहाँ पे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जो है आपको उस कंपनसेशन पे कुछ कंपनसेशन दे रही है और उस पे इंटरेस्ट दे रही है, तो उस पे भी इंटरेस्ट टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। इनकम पेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन द compensation amount awarded by the motor accident claim tribunal where amount of such income or is the case may be as the case may be aggregate of the amount of such income paid during the financial year does not exceed 50,000। ये जो है ना नया इंक्लूड हुआ है। एज फार एज आई रिमेंबर कुछ साल पहले तक, मुझे ये नहीं पता कि ये 2 सालों में कब इंक्लूड हुआ है, बट पहले ना यही था, इनकम क्रेडिटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन अमाउंट। अगर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जो है कोई कंपनसेशन देती है और उस कंपनसेशन पे आपको इंटरेस्ट भी देती है, तो पहले ये पूरी तरीके से आउट ऑफ टीडीएस था, टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। बट अब एक यहाँ पे लिमिट आ गया है कि अगर वो इंटरेस्ट 50,000 तक है तभी आपके ऊपर जो है टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर 50,000 से ज़्यादा है तो पे करने से पहले मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि टीडीएस डिडक्ट हो गया। हाँ, की नंबर पॉइंट पे आते हैं। इनकम पेड और पेएबल बाय एन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल बैंक इन रिलेशन टू जीरो कूपन बॉन्ड इशूड ऑन और आफ्टर 1/6/2005।
या फिर यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरेस्ट पेड है या पेबल हो रहा है, किसके द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी के द्वारा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड और पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल बैंक। इन रिलेशन टू, किसके रिलेशन में, अगर ये सारे लोगों ने अगर जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया हो किस 1/6/2005 के बाद से, तो उस इंटरेस्ट पे, जीरो कूपन बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट आता है आपको, उस पे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। आई पॉइंट जो है उसको देखते हैं अब। Income by way of interest paid by a special purpose vehicle to business trust under section 1023 FC। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा हो, आएगा भी नहीं, आपको अगर याद हो तो समझ में आ गया हो, अदरवाइज जो है हम इस पॉइंट को एसपीवी जो है, स्पेशल पर्पस व्हीकल को मैं एसपीवी बोल रही हूँ, एसपीवी जो है वो अगर इंटरेस्ट पे कर रही है तो उस पर भी टीडीएस की लायबिलिटी नहीं अराइज होती है। तो इसको जो है हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसे शॉर्टकट में नहीं आएगा। अब टाइम डिपॉजिट का मतलब समझाया है। टाइम डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ 4A, BD एंड अबव मींस द डिपॉजिट इंक्लूडिंग रिकरिंग डिपॉजिट रीपेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड। टाइम डिपॉजिट में रिकरिंग डिपॉजिट भी इंक्लूड होगा, जो कि एक फिक्स्ड पीरियड की एक्सपायरी पे जो है पे करना होता है। सीनियर सिटीजन का मतलब समझाया है कि हु इज ऑफ द एज 60 ईयर और मोर। यहाँ पे देखो, who is of the age 60 year or more at any time during the relevant previous year। previous year जो हमारा चल रहा है उस टाइम की किसी भी टाइम पे, किसी का मार्च में बर्थडे आ गया, अप्रैल में आ गया, मई में आ गया, तो अगर वो सीनियर सिटीजन उस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में बन जाता है तो फिर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। The central government is empowered to issue notification for non-deduction of tax at source or deduction of tax at lower rate from such payment to such person or class of person specified in that notification। इसको जो है, ये ब्लू हाईलाइट को हम बाद में देखेंगे, पहले मैं इसको बता देती हूँ। ये जो है आपको सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि वो नोटिफिकेशन निकाल के किसी भी पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी से क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है। नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एक्ट सोर 194A ऑन पेमेंट मेड टू मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब रेफर्ड अंडर सेक्शन 1026 बाय शेड्यूल्ड बैंक इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 197(1)(f। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो नोटिफिकेशन निकाल के एग्जेम्प्ट करने की पावर मिली है ना, उसी पावर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, नोटिफाई किया किसको, दैट नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन द फॉलोइंग पेमेंट मेड अंडर सेक्शन 194A। कि अगर 194A के अंदर ये पेमेंट हो रही है तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। नेमली कौन कौन सी पेमेंट, पेमेंट इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मेड बाय ए शेड्यूल्ड बैंक लोकेटेड इन ए स्पेसिफाइड एरिया टू अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब रिसाइडिंग इन ए स्पेसिफाइड एरिया एज रेफर्ड इन सेक्शन 1026। देखो क्या हो रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं ना, वो उनको एक पिछड़ा हुआ मतलब वो सेक्शन माना जाता है सोसाइटी का। तो उनको प्रमोट करने के लिए सरकार ये कह रही है कि अगर उस एरिया में जहाँ पे वो है, अगर उस एरिया में अगर एक शेड्यूल बैंक है और अगर वो इंटरेस्ट पे कर रही है, 194A वाला इंटरेस्ट जो है कुछ लोगों पे अगर लागू होता है और वहाँ वो शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया में अगर किसी को पे कर रही है, तो भाई तुम इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट मत करना। The payer satisfy itself that receiver is a member of scheduled tribe residing in any specified area and the payment referred above is accruing or arising to the receiver as referred in section 1026 during the previous year relevant for the assessment year in which the payment is made by obtaining necessary document evidence in support of the same। देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, जैसे मान लो कि एक बैंक है, एक शेड्यूल बैंक है, ठीक है। अब शेड्यूल बैंक जो है एक ऐसे लोकेशन में है जहाँ पे एक शेड्यूल ट्राइब वाले लोग भी आ सकते हैं या फिर कोई मतलब मिक्स काइंड ऑफ पर्सन है, उस बैंक के जो कस्टमर है वो मिक्स काइंड ऑफ पर्सन है। अब ये जो गवर्नमेंट जो है, ये जो पर्टिकुलर जो एग्जेम्पशन, ये जो एग्जेम्पशन दिया है गवर्नमेंट ने, ये जो एक बेनिफिट दिया है बैंक को, वो किसके लिए दिया है, सिर्फ उसके लिए दिया है कि भाई बैंक अगर तुम शेड्यूल ट्राइब को पेमेंट कर रहे हो तो फिर तुम टीडीएस डिडक्ट मत करना। लेकिन बैंक को कैसे पता चलेगा कि आप शेड्यूल ट्राइब से हैं, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पे करने से पहले बैंक को खुद ये इंश्योर करना होगा कि मैं जिस पर्सन को पे कर रहा हूँ वो शेड्यूल ट्राइब का है, और तभी वो एग्जेम्पशन का ये जो पार्ट है, ये लिमिट, ये जो बेनिफिट है, बैंक तभी उठा सकती है जब वो खुद ये स्पेसिफाई कर ले, ये वेरीफाई कर ले कि ये जो पर्सन खुद को क्लेम कर रहा है शेड्यूल ट्राइब, वो सच में शेड्यूल ट्राइब है, तभी जो है ये बेनिफिट ले सकती है सरकार, ले सकती है बैंक। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे वो एक सर्टिफिकेट होता है ना EWS का,
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट लगता है। वैसे ही बैंक्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हो और अगर आपका ये अगर मान लो आप डिपॉजिट आप देने जा रहे हो और बैंक को लगता है ये तो 194A में फॉल करता है, तो जब ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक निकालती है तो उसमें साथ में आपसे ये भी पूछ लेती है कि क्या आप एसटी में कवर हो रहे हो। अगर आप कवर हो रहे हो तो उसके रेलिवेंट प्रूफ जो है, उसके रेलिवेंट एविडेंस जो है वो बैंक में सबमिट कर देना। सिंपल सा चीज होता है। The payer report the above payment in statement of deduction of tax as referred to in section 203. बट जो पेयर है उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, इस पेमेंट को तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है तो पेमेंट ही नहीं रिपोर्ट करे, नहीं, पेमेंट रिपोर्ट करना पड़ेगा। द पेमेंट मेड और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर डज नॉट एक्सीड 20 लाख। और साथ में आपको ये भी इंश्योर करना है, साथ में आपको मतलब बैंक को, कि जो पेमेंट दे रही है बैंक या फिर एग्रीगेट ऑफ पेमेंट जो दिया है वो 20 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऊपर का ब्लू पार्ट हम बाद में कवर करेंगे, नीचे देख लेते हैं क्या है ये ब्लू में। ओके, माइनर चाइल्ड का है जहाँ पे बोथ पेरेंट्स हैव डिसीज्ड। उसके बाद से आपका क्वेश्चन है एंड आई थिंक दिस सेक्शन इज ओवर नाउ। यस, हम 194BB, ये जो मैं लॉटरी वाले सेक्शंस की बात कर रही थी कि यहाँ पे जो पेमेंट होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपका टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज होती है, अब ये वाले सेक्शन शुरू हो गए हैं। तो एक काम करते हैं, हम आगे की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। लॉटरी वाले सेक्शन के साथ हम आगे, हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें हैं। बड़े बड़े सेक्शन तो हो गए हैं, अब हमारे पास 194J एंड 194C, ये दो हमारे पास बड़ा सेक्शन बचा है, बट कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। और मैंने आपको ब्लू हाईलाइटेड वाले दो केस आपको छुड़वाए हैं 194A में। एक तो ये था कि माइनर को अगर मिल रहा है और उसके दोनों पेरेंट डिकीज्ड है तब क्या होगा, और एक ऊपर एक और था। तो यस, ये बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो है हम बाद में कवर करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।